everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do part 2 of Constitution जो कि है सिटीजनशिप एंड आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 5 to 11। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि 5 to 11 आर्टिकल्स में क्या क्या है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि इंडिया में कैसा सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में कैसा है, यूएसए में ड्वेल है। बोलने का मतलब हुआ कि यूएसए में स्टेट वाइज भी मिलता है सिटीजनशिप एंड देन कंट्री वाइज तो हुआ ही। एंड इंडिया में क्या है, इंडिया में ओवरऑल कंट्री वाइज सिटीजनशिप मिलता है, लाइक वी आर इंडियंस, हम लोग का ऐसा सिटीजनशिप है। स्टेट वाइज यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हुआ था, 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो उस टाइम जो पार्ट 2 आया जिसमें सिटीजनशिप दे रखा है, तो उस हिसाब से उन्होंने तैयार किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने उस टाइम के हिसाब से बनाया था सिटीजनशिप जो कि पार्ट 2 में दे रखा है। बट आज के डेट में क्या ये फॉलो होता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। आज के डेट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला फॉलो होता है। तो 1955 वाला जो एक्ट है उसमें हम क्या देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सिटीजनशिप गेन किया जा सकता है इंडिया में एंड किस तरीके से सिटीजनशिप लूज भी होता है। तो ये दोनों तरीका दिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ओरिजिनल पार्ट 2 में दे रखा है आर्टिकल 5 to 11 में, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जो सिटीजनशिप है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट मतलब जब इन्फोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था 1950, तो उस समय कैसे मिलता था सिटीजनशिप? तो उस टाइम क्या ऑप्शन था, ईदर बॉर्न इन इंडिया, ओके, और ईदर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, मदर या फादर दोनों में से कोई एक बॉर्न हुए हो इंडिया में, और वो रेसिडेंट होना चाहिए 5 ईयर पहले जब कमेंसमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। लाइक कमेंसमेंट कब हुआ, 1950 में, तो कब से रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, 1945 से होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स था जो कि ज़रूरत था कब, सिटीजनशिप के लिए पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में। देखिए यहाँ पे, either of whose parent was born in India, second one, who had been ordinarily residing in territory of India for not less than 5 years immediately preceding commencement of constitution. Constitution 1950 में बना, इससे 5 साल पहले 1945 में जो वहाँ पे रह रहे थे उन सब को सिटीजनशिप मिला, ओके। तो ये तो आपका वो बात हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिटीजनशिप को सिर्फ मिलता है एंड जो नॉन सिटीजन है इंडिया के उनको नहीं मिलता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम में, तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। ये देखिएगा, जो पहला पॉइंट दे रखा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। सम ऑफ द फंडामेंटल राइट इंश्योर्ड, some of the fundamental rights enumerated in part 3 like article 15, 16, 19, 29 and 30, ये जो 5 आर्टिकल्स में दे रखा है फंडामेंटल राइट्स, ये ओनली सिटीजन को मिलता है, सिटीजन ऑफ इंडिया को, ठीक है। जो एलियन मेंबर्स है, लाइक जो फॉरेन से आए हैं लोग, उनको नहीं मिलता। जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है इंडिया की, उनको ये राइट्स नहीं मिलता है। तो आपको बाई हार्ट करना है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये ओनली सिटीजन को मिलता है जो कि इंडिया के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिटीजन हैं वही एलिजिबल होंगे फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटर्नी जनरल, गवर्नर एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके कुछ टाइम पहले पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया आए एंड कुछ लोग इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में चल गए थे। तो इस तरीके से क्या होता है कि पार्ट 2 में 5 to 8 जो आर्टिकल दे रखा है उसमें है कि किस तरीके से सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं। तो वो हम लोग एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो आपका नहीं गिवन है, मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग चाहो तो नोट कर लो। आर्टिकल 5 में क्या था कि अ पर्सन विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ बॉर्न और डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ठीक है, बॉर्न और डोमिसाइल्ड इन इंडिया सिंपली। आर्टिकल 6 में क्या गिवन था, जो लोग माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान से इंडिया,
वो दे रखा था। आफ्टर पार्टीशन जिन लोग आ गए थे पाकिस्तान से इंडिया परमानेंट हमेशा के लिए, उनके बारे में आर्टिकल 6 में गिवन है। आर्टिकल 7 में क्या दे रखा था, तो आर्टिकल 7 में उन लोगों के बारे में दे रखा था द पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन रिटर्न बैक टू इंडिया, और फिर इंडिया में ही सेटल हो गए। जो पार्टीशन के बाद चले गए थे पाकिस्तान, फिर वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगा होगा, वहाँ पे वो सेटल नहीं हुए और वापस इंडिया आ जाते हैं और इंडिया में सेटल होते हैं, तो उनके बारे में आर्टिकल 7 में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 8 में क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 8 में ओवरसीज सिटीजन के बारे में दे रखा था जो कि इंडियन सिटीजनशिप चाहते थे। ओवरसीज सिटीजन क्या होता है, तो ये जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एक्चुअली इनका जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं इंडिया का होता है, बट ये कई साल से फॉरेन में रह गए हैं, इस वजह से वो ओवरसीज सिटीजन कहलाते हैं। तो ये इनके बारे में आर्टिकल 8 में दे रखा था। तो ये जो 6, 7, 8 है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि कैसे हम लोग सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं। मैंने आपको कैटेगरी बता दिया, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 9 जो है, आर्टिकल 9 में लिखा है कि पर्सन हु एक्सेप्ट अदर कंट्री सिटीजनशिप विल लूज इंडियन सिटीजनशिप। मतलब कि जो फॉरेन में जाके कोई अमेरिका चल गया, कोई किसी कंट्री में चल गया, वहाँ पे जाके वहाँ का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। ये आर्टिकल 9 में दे रखा था। आर्टिकल 10 में ये दे रखा था कि जो राइट्स होता है सिटीजन का, वो किस तरीके से लागू होगा। कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसे ही अगर कोई मेंबर सिटीजन बनता है, कोई बाहर का आदमी आके यहाँ का सिटीजन बन जाता है, कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, नेचुरलाइजेशन होता है। अगर वो लोग सिटीजन बन जाते हैं तो कैसे उनको राइट्स मिलेगा, ये सब आर्टिकल 10 में दे रखा है। आर्टिकल 11 में क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 11 में दे रखा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चेंजेस कर सकता है। किस चीज़ में, रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजनशिप। एक सिटीजनशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें चेंज करने का जो पावर है, अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट के पास है। तो ये आर्टिकल 11 बोलता है। तो आर्टिकल 11 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 5 to 11 मैंने आपको जितना भी बताया, ऐसे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये अब यूज़ नहीं होता है। अब क्या यूज़ होता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल 11 याद रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 11 की वजह से ही हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 देखने को मिला, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर था कि वो किसी तरीके का भी चेंजेस ला सकता है सिटीजनशिप में ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। किस में दे रखा है, आर्टिकल 11, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 जो मैं बता रही थी कि जो अब चलता है। ठीक है, तो इसमें किस किस तरीके से गेन कर सकते हैं सिटीजनशिप। तो पहला वाला है, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लो, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है। फर्स्ट वन इज बाई बर्थ। बाई बर्थ में क्या लिखा है, तो बाई बर्थ में ऐसा है कि जिनका भी बर्थ, ठीक है, 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ होगा, वो इंडियन सिटीजनशिप कहलाएंगे। इंडिया में अगर इनका बर्थ 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है तो वो सिटीजनशिप उनको मिलेगा। बट इस केस में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आने लग गए बांग्लादेश, पाकिस्तान से। ठीक है, इमिग्रेंट्स आने लग गए। अब क्या था, अब वो जैसे यहाँ पे आके सेटल होंगे, फिर उनके जब बच्चे होंगे तो उनके बच्चे को सिटीजनशिप देना पड़ेगा, लीगल हो जाएगा उनको देना। ठीक है, इंडिया के थ्रू उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा इंडिया का। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया। बाई बर्थ वाला अब नहीं होता है, अब होता है डिसेंट, जो सेकंड तरीका है सिटीजनशिप गेन करने का, बाई डिसेंट। डिसेंट में क्या है, इसमें है कि अगर किसी के माता या पिता दोनों में से एक, अगर किसी का भी बर्थ 1987 के पहले इंडिया में हुआ है तो वो उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो इस कैटेगरी में हम सब लोग आते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या है कि इधर मदर और फादर दोनों में से कोई एक या दोनों बॉर्न हुए हैं इंडिया में, तो इस तरीके से बाई डिसेंट हम लोग भी इंडियन सिटीजनशिप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि जैसे कोई रेसिडेंट, ठीक है, वो 7 साल, जैसे मान लो कोई बाहर का है, फॉरेन रेसिडेंट है, वो
इंडिया में 7 साल से रह रहा है, ठीक है, 7 साल रहा, फिर उसने किसी इंडियन से शादी कर लिया, लड़का तो लड़की से, लड़की है तो लड़का से शादी कर लिया सपोज, ठीक है, 7 साल हो गया, तो उसको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है नेचुरलाइजेशन से, जो कि 4th पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूं। 4th पॉइंट है नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्रांट कर देता है सर्टिफिकेट। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि जो बंदा बाहर का है, ठीक है, उसको 14 साल में 11 साल इंडिया में होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, या जैसे भी 11 साल उसने स्पेंड किया हो इंडिया में। कितने में? 14 में। अब देखो 14 साल में अगर वो 11 साल इंडिया में रहता है और बाकी टाइम में वो छुट्टी मनाने के लिए अपने कंट्री चला गया होता है, जैसे मान लो अमेरिका का है तो 11 साल रहा और बीच बीच में छुट्टी मनाने के लिए गया अपने देश, ठीक है, तो इस केस में उसको नेचुरलाइजेशन मिल जाता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या बात है, अब देखो 11 साल तो वो रहा है और बीच बीच में छुट्टी में वो अपने घर गया है, बट उसको +1 ईयर कंटिन्यूसली रहना है, ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया 12/15 मीन्स 15 साल में 12 साल वो अगर इंडिया में स्पेंड किया हो। इसमें कंडीशन ये है कि 1 साल कंटिन्यूसली और बाकी के जो 11 साल है वो पार्ट्स में, ठीक है, बीच में चला गया, फिर आ गया, चला गया, आ गया 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने पे, ठीक है, बट 1 साल कंटिन्यूसली। तो अगर वो 15 में से 12 साल इंडिया में रहा हो तो उसको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट कर देता है एंड वो सिटीजनशिप मिल जाता है उसको फिर, ठीक है। हालांकि 2-3 चीज़ ध्यान रखना है कि उसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए एंड उसको इंडिया के लैंग्वेजेस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए? बाय बर्थ, सेकंड वाला था डिसेंट, थर्ड रजिस्ट्रेशन, फोर्थ नेचुरलाइजेशन एंड 5th वन इज इनकॉर्पोरेशन। अब देखो 5th वन जो है इनकॉर्पोरेशन, उसमें क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन वाले में ऐसा है कि जैसे मान लो इंडिया किसी फॉरेन कंट्री को एक्वायर करेगा तो वहाँ के जो लोग हैं उस कंट्री के, वो सारे ऑटोमेटिक इंडिया के सिटीजनशिप में आ जाएंगे। लाइक अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम, गोवा, पौंडीचेरी, ये सब जो है ये सबको इंडिया ने एक्वायर किया था, तो यहाँ पे जो भी लोग रह रहे थे वो ऑटोमेटिक कैसे हो गए, इंडियन सिटीजनशिप बन गए। तो इनकॉर्पोरेशन आप समझ गए होंगे, एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ के लोग भी इंडिया के सिटीजनशिप में आ जाते हैं। तो ये 5 तरीका मैंने आपको बताया सिटीजनशिप गेन करने का। अब हम लोग देख लेते हैं क्या तरीका है जिससे सिटीजनशिप लूज हो सकता है। तो यहाँ पे वो चीज़ गिवन है तो आप इसको देखिए। पहला तरीका है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन में क्या होता है कि अगर पर्सन वॉलेंटरी गिव अप कर दे, ठीक है, वॉलेंटरी, विलिंगली, ठीक है, अगर अपने विल से वो गिव अप कर दे। ऐसा कब हो सकता है, जैसे मान लो कोई पर्सन अमेरिका गया, अब उसको चाहिए अमेरिका का सिटीजनशिप, तो वो वहाँ का सिटीजनशिप लेने के लिए यहाँ का छोड़ देगा, तो ये रिनंसिएशन हो गया। सेकंड आता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलेंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। तो ये भी ऐसा है कि जैसे मान लो कि कोई पर्सन है वो फॉरेन में जाके वहाँ का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया और यहाँ पे वॉलेंटरी गिव अप नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा कि उसका टर्मिनेट हो जाएगा सिटीजनशिप, ठीक है। आइदर आप वॉलेंटरी गिव अप कर दो या तो फिर आपका टर्मिनेशन होगा। तो ये 2 पॉइंट्स आप समझ गए। थर्ड वाला है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन में क्या होता है कि इस केस में जैसे कोई पर्सन है वो इंडिया के बाहर गया एंड बाहर किसी कंट्री में रह रहा है, वहाँ पे उसको 2 साल के लिए जेल हो गया, या तो इंडिया में ही वो फ्रॉड करके यहाँ से भाग गया, ठीक है, या 7 साल से इंडिया आया ही नहीं है, छुट्टी मनाने के लिए भी नहीं आया है, किसी कंट्री में है एंड 7 साल से उसका कुछ अता पता नहीं है, तो उस केस में डिप्रीवेशन हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्राइव कर देता है उस पर्सन को कि हाँ अब वो सिटीजन नहीं रहा इंडिया का। किस केस में? अगर वो फ्रॉड किया है इंडिया के साथ, या तो फिर वो इंडिया से बाहर है 7 साल से और उसका कुछ अता पता नहीं है, वो छुट्टी मनाने के लिए भी नहीं आया है इंडिया, या तो फिर जैसे वो किसी और कंट्री में है एंड उसको 2 साल का वहाँ पे जेल हो गया। तो ऐसे जब केसेस आते हैं तो डिप्रीवेशन हो जाता है। तो ये 3 तरीका है सिटीजनशिप लूज करने का, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर एक छोटा सा मैं आपको और पॉइंट बता देती हूँ, जैसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है।
तो इसमें ना बेसिकली 3 कैटेगरी देखने को मिलता है। पहला वाला होता है एनआरआई। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली एक ऐसा इंडियन जिसके पास पासपोर्ट वगैरह सब है, बट वो किसी कंट्री को गया है, या तो हॉलीडे पे गया है, या तो पढ़ने गया है, ठीक है, या तो जॉब के पर्पज से गया है। अगर वो 180 डेज से ज़्यादा के लिए गया है, ठीक है, इंडिया से 180 डेज से ज़्यादा के लिए गया है, तब वो एनआरआई बन जाता है, ठीक है, चाहे वो जॉब के पर्पज से गया हो या फिर पढ़ने के पर्पज से गया हो। तो ये एनआरआई होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। एक दूसरा आप सुने होंगे पीआईओ। पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई इंडिया का कोई पर्सन था, बट उसका बेटा जाके फॉरेन में जॉब करने लगा, वहीं सेटल हो गया, उसका बेटा बेटी हुआ, वो लोग भी वहीं सेटल हो गए, ठीक है। अब जो उनका बेटा बेटी हुआ, उनके दादा कहीं ना कहीं तो इंडियन थे, तो इस तरीके से वो जो होंगे उनका पोता पोती, वो लोग कहलाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि उनके जो दादा थे वो इंडिया के थे। तो इस तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं, इंडियन ओरिजिन जिनके एंसेस्टर्स हैं। फिर एक आता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको ओसीआई बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद जो भी लोग माइग्रेट कर गए अब्रॉड हमेशा के लिए, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि 1950 के बाद जिन लोग भी अब्रॉड चले गए वो ओसीआई में आ जाते हैं। अब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको जो जानना चाहिए, जैसे मान लो जो ओसीआई होते हैं उनको वोट करने का राइट नहीं होता है, ठीक है, इंडिया में वो आएंगे तो वोट नहीं कर सकते हैं। फिर उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का भी राइट नहीं मिलता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब यहाँ नहीं कर सकते हैं, और उनको एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करने का भी राइट नहीं है। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। जो ओवरसीज सिटीजनशिप होता है, ओवरसीज जो हैं उनको ओसीआई लोग, उनको ना तो वोट करने का राइट है, ना तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का राइट है, और ना तो एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो एक्वायर करने का राइट है। उनके पास लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है, बट ये सारे राइट्स उनके पास नहीं होते हैं। एंड मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था जहाँ पे मैंने बोला था कि किस तरह के राइट्स ओनली सिटीजन को मिलते हैं और दूसरे लोगों को नहीं मिलते हैं। तो वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 याद रखिएगा। ये सिर्फ सिटीजनशिप, जो जिनके पास सिटीजनशिप है उनको मिलता है और किसी को नहीं मिलता। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। तो आई होप आज का क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।